तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो यूनिट 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 में जितना भी टॉपिक्स आपको पढ़ना था वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, यूनिट 1 का सारा टॉपिक चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में जितना भी टॉपिक दिया गया है तो सारा टॉपिक आपको अगर कंप्लीट करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। यानी आज हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। तो यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। तो टोटल 5 चैप्टर आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले। थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा तो आप सभी को क्या करना है कि क्लास में अंत तक बने रहना है। 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स दिया गया है आपको इसमें पढ़ने के लिए। जैसा कि हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे रेंट के बारे में, चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे एडिंग अप थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे, और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इंटरेस्ट यानी ब्याज के बारे में, और चैप्टर 7 में हम प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी से रिलेटेड सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया गया। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन जितना भी आपके चैप्टर में दिया गया है क्वेश्चन वो पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मैराथन क्लास होने वाला है। तो आप सभी को अंत तक बने रहना है। एक एक चीज़ हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और एक बात और कि आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया गया है पूरा हिंदी में, लेकिन कुछ क्वेश्चन का आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है। पिछले क्लास में भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको दिए थे और प्लस में आंसर भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाया गया था। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना। थोड़ा सा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ता है आप सभी के लिए। तो आप सभी को क्या करना है कि थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और भर भर के कमेंट करना है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में भर भर के कमेंट करना है, तभी जा करके आपका इकोनॉमिक्स का क्लास लिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है चैप्टर 3 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइंट आउट इट्स मेन डिफेक्ट्स। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इस क्वेश्चन का आंसर, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी को उसका पारिश्रमिक उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलता है। सीमांत उत्पादकता का क्या अर्थ है वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। बाकी यहाँ पे जो भी लिखा गया है आपको क्या करना है कि रीड कर लेना है। हम आपको इसका मतलब समझाते हैं कि यहाँ पे आखिर लिखा क्या गया है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। तो ध्यान से सुनना है कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि उत्पादन में जो भी साधन काम करते हैं, जो भी साधन का क्या मतलब है कि जैसे कि श्रम यानी लेबर, भूमि, पूंजी, पूंजी को हम क्या कहते हैं कैपिटल यानी पैसा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये कहता है कि उत्पादन में जो भी साधन काम करते हैं जैसे लेबर, लैंड, कैपिटल, उन्हें उनका इनकम उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलता है। इसका कहने का क्या मतलब है एग्जाम्पल के साथ भी हम समझेंगे। तो सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि जब हम किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ते हैं, जैसे एक और मजदूर अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल उत्पादक में जितना बढ़ोतरी होता है उतना ही उस मजदूर को इनकम मिलता है। तो इसे अब हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और आपको समझना है कि अगर एक नया मजदूर रखने से उत्पादन 10 इकाई बढ़ जाता है तो उस मजदूर की मजदूरी उसी बढ़े हुए उत्पादन के अनुसार तय होगी। यानी जितना वह अतिरिक्त उत्पादन करता है उतना ही उसे भुगतान मिलता है, इनकम उसको उतना ही मिलता है। कि मान लीजिए कि अगर पहले से ही 5 मजदूर एक खेत पे काम कर रहा है तो ये 5 मजदूर मिलकर के मान लीजिए कि 10 किलो अनाज उगाता है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि एक मजदूर और आपके पास आया और आपको बोला कि भैया हमें यहाँ पे नौकरी दे दो, यहाँ पे हमें काम करने दो।
पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं कि उसको नौकरी दे देते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक नया मजदूर और आ गया, तो इससे क्या हुआ कि टोटल कितना हुआ, 6 मजदूर हो गया। तो 5 मिलकर के 10 किलो अनाज उगाते थे, लेकिन ये जो एक मजदूर आया, ये क्या किया कि ये इसके आने के वजह से अब कितना उत्पादन होने लग गया, तो अब होने लग गया मान लो कि 15 केजी अनाज उगने लग गया। तो पहले 5 लोग मिलकर के क्या करते थे, पहले 5 लोग मिलकर के 10 ही किलो उगाते थे, लेकिन ये एक के आने की वजह से कितना हुआ, 5 किलो का और प्रॉफिट हुआ, 5 किलो उत्पादन और बढ़ गया। तो ये 5 किलो के हिसाब से ही उसको क्या किया जाएगा, इसको दिया जाएगा इनकम। तो मतलब जितना ये उत्पादन करेगा उसी हिसाब से इसको इनकम दिया जाता है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे जो सीमांत उत्पादन का अर्थ दिया गया है, इसका कहने का मतलब यही होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हर साधन को उसके काम के अनुसार अलग अलग पारिश्रमिक मिलता है, यानी अलग अलग इनकम मिलता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मजदूर को श्रम दिया जाता है, यानी मजदूर को मजदूरी दिया जाता है, जमीन के मालिक को लगान दिया जाता है और पूंजी देने वाले को ब्याज दिया जाता है। अगर व्यवसाय चलाने वाले उद्यमी को, ये जो होते हैं उद्यमी, यहाँ पे लिखा गया है उद्यमी होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, उनको प्रॉफिट दिया जाता है, यानी लाभ मिलता है, इनको लाभ मिलता है। तो इन सब का निर्धारण इस बात पर होता है कि उन्होंने उत्पादन में कितना योगदान दिया है। तो इन सबको क्या मिलता है, मजदूर को मजदूरी मिलता है, लेकिन भूमि वालों को क्या मिलता है, लगान दिया जाता है, पूंजी जो लगाते हैं उनको ब्याज मिलता है और उद्योग को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। लेकिन इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण कमियां भी होती है, तो इसमें कुछ कमियां भी है। सबसे बड़ी समस्या इसमें यह होता है कि वास्तविक जीवन में किसी एक साधन की सीमांत उत्पादकता को सटीक रूप से मापना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। उत्पादन में कई साधन एक साथ काम करते हैं, इसीलिए यह बताना मुश्किल हो जाता है कि किसका योगदान कितना रहा है। तो दूसरी कमी इसमें दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसका कहने का मतलब है कि दूसरी कमी इसमें बताया गया है कि यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता को मान करके चलता है, जबकि असली जिंदगी में ऐसा बाजार बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। तो अधिकतर जगहों पर बाजार अपूर्ण होता है, जहां कुछ लोगों के पास ज़्यादा शक्ति होती है। अब तीसरा बात इसमें बताया गया है कि यह सिद्धांत मानता है कि सभी साधन अलग अलग काम करते हैं, जबकि वास्तविक में उत्पादन हमेशा सामूहिक प्रयास होता है। उत्पादन करने के लिए सामूहिक प्रयास ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मजदूर, मशीन, जमीन, ये सब क्या करते हैं, मिलकर के काम करते हैं, तभी उत्पादन होता है। अब चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है, इसमें कमी बताया गया है कि यह श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति को नज़रअंदाज करता है, यानी बार्गेनिंग पावर को नज़रअंदाज करता है। तो असल जीवन में मजदूर यूनियन बनाकर अपनी मजदूरी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत में इसका कोई स्थान नहीं होता है। तो इसी कारण की वजह से ये सिद्धांत समझने में सरल और तार्किक जरूर है, लेकिन पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है, यानी पूरी तरह से इसको प्रैक्टिकल नहीं माना जाता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इज इट सेटिस्फैक्टरी। तो अब आपको इसको सुनना है, यहाँ पे जो भी लिखा गया है आपको रीड कर लेना है। अब हम इसका मतलब समझाते हैं कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें ये बताता है कि उत्पादन में जो भी साधन काम करते हैं, जैसे कि मजदूर, जमीन और पूंजी, तो उन्हें उनका पारिश्रमिक यानी मजदूरी, लगान या ब्याज जो भी मिलता है उनको, उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार ही उनको मिलता है। तो अब सीमांत उत्पादकता का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक अतिरिक्त मजदूर को रखने से उत्पादन थोड़ा और बढ़ता है, तो उसी बढ़े हुए उत्पादन के हिसाब से ही उसको मजदूरी दिया जाता है, यानी हर साधन को उसके अतिरिक्त योगदान के बराबर भुगतान दिया जाता है।
जैसा कि अभी हम आपको एक एग्जाम्पल बताए थे कि 5 लेबर रखा गया और एक एक्स्ट्रा लेबर रखा गया था, तो यही एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें। तो इसी वजह से इस सिद्धांत को लॉजिकल माना जाता है, क्योंकि यह साफ साफ बताता है कि प्रोडक्शन और आय के बंटवारा यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन के बीच क्या संबंध है। मतलब ये है इसका कि जिसने जितना योगदान दिया उसे उतना ही हिस्सा मिलेगा। यह बात सुनने में तो सही लगता है, लेकिन सुनने में सही और न्यायपूर्ण लगती है, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी आपको समझना है कि क्या यह सिद्धांत पूरी तरह सही है। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यह वास्तविक जीवन में चीज़ें इतनी सीधी नहीं होती है। कई बार मजदूर या अन्य परिश्रमिक सिर्फ उत्पादन पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारण से यह तय होता है। जैसे कि अगर कोई मजदूर बहुत मेहनत करता है, फिर भी हो सकता है उसे कम मजदूरी मिले, क्योंकि उसकी सौदेबाजी शक्ति कम है। दूसरी तरफ अगर हम बोले तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को ज़्यादा वेतन मिल सकता है, भले ही उनका वास्तविक योगदान उतना ज़्यादा न रहा हो, फिर भी उनको ज़्यादा इनकम दे दिया जाता है। तो इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बात भी आपको इसमें याद रखना है। जैसे कि आपको इसमें याद रखना है कि श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन मजदूरी बढ़ाने के लिए दबाव डालते हैं। और दूसरा पॉइंट है सरकार का न्यूनतम मजदूरी कानून यानी मिनिमम वेज लॉ, यह तय करता है कि मजदूर को कम से कम कितना वेतन मिलेगा। तो समाज में असमानता भी आय को प्रभावित करती है। तो इन सभी कारणों की वजह से यह साफ हो जाता है कि असल जीवन में मजदूरी और अन्य पारिश्रमिक सिर्फ सीमांत उत्पादकता से तय नहीं होता है। तो आई होप आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन हाउ फैक्टर प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो अब आपको ये समझना है, जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि बाजार में पूरी आज़ादी और बराबरी नहीं है। कुछ कंपनियों या नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा शक्ति होती है, इसीलिए वे कीमत को अपने हिसाब से क्या करते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो अब बात करते हैं साधन कीमत की यानी फैक्टर प्राइस की। तो हम बात करते हैं फैक्टर प्राइस की। तो फैक्टर प्राइस की जैसे कि मजदूरी, लगान, ब्याज सिद्धांत के रूप में ये कीमतें और सप्लाई से तय होती है। तो मजदूरी हो या फिर रेंट हो या फिर इंटरेस्ट हो, ये सभी जो तय किया जाता है ये डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही तय किया जाता है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में यह प्रक्रिया सीधे और निष्पक्ष नहीं रहती है, क्योंकि कंपनियों के पास बाजार पर नियंत्रण होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में उत्पादक को दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला MRP पर, यानी यहाँ पे दिया गया है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो MRP का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। तो MRP पर ध्यान देना पड़ता है और दूसरा MC पर ध्यान देना पड़ता है। तो MRP का मतलब है कि यानी किसी साधन से मिलने वाली अतिरिक्त इनकम, इसी को हम MRP बोलेंगे। और मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यानी उस साधन को रखने की अतिरिक्त लागत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्यतः क्या होता है कि मजदूरी इज इक्वल टू MRP होती है, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है कि जितना लोग काम करते हैं उतना ही उनको क्या किया जाता है कि इनकम दिया जाता है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ कंपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मजदूरी को MRP से कम रख सकती है। इसका एक उदाहरण से भी आपको यहाँ पे समझ लेना है कि एक उदाहरण आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि एक मजदूर से कंपनी को 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, यानी इतना MRP फ़ायदा हो रहा है कंपनी को, लेकिन कंपनी उसे सिर्फ 300 रुपये मजदूरी ही दे रही है। तो ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि मजदूर के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है और कंपनियां ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसीलिए ऐसा क्या होता है कि मजदूर को घाटा लग जाता है, उनको 300 रुपया ही दिया जाता है, बल्कि बेनिफिट कितना का हो रहा है, 500 का हो रहा है। तो अब खास स्थिति आपको यहाँ पे समझना है कि
मोनोपोली के बारे में। तो मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि इसमें बाजार में सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी छोटे शहर में केवल एक ही बड़ी फैक्ट्री हो, तो मजदूर के पास क्या होता है कि एक ही ऑप्शन होता है, उसी फैक्ट्री में जा कर के उसको काम करना पड़ता है। तो उनके पास एक ही विकल्प बच जाता है। तो वो एम्प्लॉयर क्या करता है कि उस मजदूर को कम वेतन देता है, यानी कम पैसे में ही उसको बोलता है काम करने के लिए। तो मजदूर के पास भी मजबूरी है कि वो कम ही पैसे में काम करेगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तो इसी को हम बोलते हैं मोनोपोली। आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो इसमें आपको समझना है साधन कीमत के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो अब आप समझिए अच्छे तरीके से कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग ये हमें बताता है कि उत्पादन के साधनों को, जैसे कि श्रम, पूंजी या फिर भूमि, तो इसकी कीमत केवल उनकी उत्पादकता से तय नहीं होती, बल्कि मांग और सप्लाई दोनों मिलकर के यह तय करते हैं। तो श्रम, भूमि और पूंजी की कीमत केवल उनकी उत्पादकता से तय नहीं होता है, बल्कि डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर के तय करती है। तो पहले के सिद्धांत, यानी पहले जो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में, तो पहले के सिद्धांत में केवल यह कहा गया था कि साधन को उसका पारिश्रमिक उसकी उत्पादकता के बराबर मिलता है। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में ये कहा गया है कि यह बात अधूरी है, क्योंकि असली बाजार में मांग और पूर्ति दोनों का असर होता है। तो अब आपको एक एक करके धीरे धीरे समझना है आपको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले साधन की मांग की बात करें, अगर हम पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम डिमांड फॉर फैक्टर की बात अगर हम करें, तो किसी साधन की मांग इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना अतिरिक्त लाभ दे रहा है, यानी MRP कितना दे रहा है। यानी अगर किसी मजदूर को रखने से कंपनी की आय ज़्यादा बढ़ती है, तो उसकी मांग भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो दूसरा तरफ यहाँ पे बताया गया है कि सप्लाई ऑफ फैक्टर, यानी साधन की पूर्ति की अगर हम बात करें, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो साधन कितना उपलब्ध है और उसके कितने वैकल्पिक उपयोग हैं, यानी अल्टरनेटिव यूज उसका कितना है। जैसे कि अगर किसी काम के लिए मजदूर कम है, तो उनकी मजदूरी बढ़ सकती है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझना है कि जब मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाता है, तब एक संतुलन बनता है, जिसे संतुलन कीमत बोलते हैं हम। जिसे क्या कहते हैं? संतुलन कीमत बोलते हैं। यही वास्तविक मजदूरी लागत या ब्याज बन जाती है। यही क्या बन जाती है? वास्तविक मजदूरी लगान या ब्याज बन जाती है। तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि यह ज़्यादा यथार्थवादी है, यानी रियलिस्टिक है ये, क्योंकि यह मानता है कि असल जिंदगी में बाजार हमेशा परफेक्ट नहीं होता है और पूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें। तो सरकार भी हस्तक्षेप करती है और कई संस्थागत कारक, यानी जैसे कि ट्रेड यूनियन भी प्रभाव इस पे डालते हैं। इसीलिए आधुनिक सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि साधनों की कीमत सिर्फ उनकी उत्पादकता से नहीं होनी चाहिए, बल्कि मांग और पूर्ति के संयुक्त प्रभाव से यह तय किया जाता है। तो यही वजह है कि इसे ज़्यादा सही और व्यवहारिक सिद्धांत माना गया है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को ज़्यादा सही इसीलिए माना गया है। तो अब अगला सवाल है कि मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मकता व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस हमें यह बताता है कि किसी मजदूर को उतनी ही मजदूरी मिलती है जितना वह उत्पादन में अतिरिक्त योगदान देता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जितना वो देता है उतना ही उसको इनकम दिया जाता है। तो आसान भाषा में अगर हम बोले, तो अगर एक मजदूर को काम पर रखने से उत्पादन बढ़ता है, तो एम्प्लॉयर उसे उसी बढ़े हुए उत्पादन के अनुसार क्या करती है? उसको मजदूरी देती है। तो यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर मजदूरों को तब तक काम पर रखता है जब तक उस मजदूर से मिलने वाली अतिरिक्त आय
उसकी मजदूरी के बराबर होती है। जैसे ही मजदूर की अतिरिक्त उत्पादकता कम हो जाती है तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि एम्प्लॉयर और मजदूर रखना बंद कर देता है। तो इस तरीके से यह सिद्धांत श्रम की मांग यानी डिमांड फॉर लेबर को समझने में मदद करता है और यह दिखाता है कि मजदूरी कैसे तय हो सकती है। तो अब इसमें कुछ कमियां भी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि श्रम बाजार पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन वाला है। श्रम क्या है? बाजार पूर्ण प्रतियोगिता वाला है, जहां न तो एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा शक्ति होती है और न ही मजदूर के पास ज़्यादा शक्ति होती है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। कई बार एम्प्लॉयर क्या होते हैं कि ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जिससे मजदूरी कम हो सकती है। दूसरा बात यहाँ पे आपको बताया गया है कि यह सिद्धांत मजदूरों की सामाजिक स्थिति को नज़रअंदाज करता है, जैसे कि गरीबी को, शिक्षा की कमी को या बेरोजगारी के कारण मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने को मजबूर हो सकते हैं, भले ही उनकी उत्पादकता ज़्यादा हो। और तीसरी बात यहाँ पे आपको बताया गया है कि श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन की भूमिका को नहीं मानते हैं। असल में यूनियन मजदूरी बढ़ाने, बेहतर काम की स्थिति दिलाने और शोषण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चौथा बात यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी हस्तक्षेप को भी नज़रअंदाज किया गया है। जैसे सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करती है, मिनिमम वेज लॉ बनाती है सरकार, जिससे मजदूर केवल उत्पादकता के आधार पर नहीं रहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वास्तविक जीवन में मजदूरी सिर्फ उत्पादकता से तय नहीं होती है, बल्कि कई अन्य कारक भी इसे प्रभावित करते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत समझने में आसान है और आंशिक रूप से नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देता है। तो लेबर की स्थिति को नज़रअंदाज कर देता है, इसीलिए ये सही नहीं है वास्तविक जीवन में। तो ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं बार्गेनिंग के बारे में, और ये ट्रेड यूनियन आवश्यक नहीं है, ये सब के बारे में हम आपको ऑलरेडी कई बार अभी पढ़ा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसको रीड करके अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। वेजेज आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, ये भी हो चुका है, आपको इसको भी रीड कर लेना। क्वेश्चन आपको घुमा घुमा करके कई तरीके से पूछ सकता है, बस आपको टॉपिक एक बार समझ लेना है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछे बन जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लेना है। तो रेंट इज अ रिवार्ड फॉर स्पेसिफिसिटी क्रिटिकली एग्जामिन। तो इसका लिखा गया, इसका मतलब कि लगान विशिष्टता का पारितोषण होता है, आपको विवेचन करना है। तो इसका कहानी भी अब आप ध्यान से सुनिए कि लगान विशिष्टता का पारितोषण होता है। इसका सीधा मतलब है कि जिस साधन की आपूर्ति सीमित होती है, जिस साधन की आपूर्ति क्या होती है, सीमित होती है यानी लिमिटेड होती है, और जिसका उपयोग विशेष होता है उसे ही लगान मिलता है। अब इसे भूमि के उदाहरण के साथ आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है भूमि। तो भूमि की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? तो भूमि की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये क्या करता है, ये फिक्स रहता है, और इसका उपयोग अक्सर विशेष तरीके के लिए ही किया जाता है। खेती करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, मकान बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर एक छोटा सा भूमि है तो इसमें क्या होगा कि आपका जितना भी प्रोडक्ट निकलेगा वो फिक्स ही होगा। सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्शन, उत्पादन। तो इसी वजह से जब कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी को उपयोग करने देता है तो उसे जो आय मिलती है उसे लगान कहा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रेंट बोलते हैं। यहाँ यह माना जाता है कि जमीन की सही विशिष्टता उसे लगान दिलाती है। अब तक की बात सही लगती है, यानी सीमित और खास साधन क्या करती है, हमें लगान देती है। लेकिन अब आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या कहता है, ये भी आपको समझना जरूरी है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या कहता है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार लगान सिर्फ भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भी साधन होता है जिसकी आपूर्ति कम है और जिसका कोई नज़दीकी विकल्प नहीं है।
वह भी लगान कमा सकता है, जैसे कि बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हो, या फिर अभिनेता हो, या कोई खास मशीन हो, या कोई दुर्लभ कौशल हो यानी रेयर स्किल हो। तो इन सभी को भी उनकी विशेषता के कारण अतिरिक्त आय मिलती है, जिसे आधुनिक अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक रेंट कहा जाता है। तो इसीलिए यह कहना है कि लगान केवल विशिष्टता का पारितोषण है, पूरी तरह सही नहीं है। ये बात जो कहा गया है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यह बात आंशिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि विशिष्टता एक कारण है, लेकिन लगान का दायरा इससे कई ज़्यादा बड़ा और व्यापक होता है। तो ये बात कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साधन कीमत निर्धारण क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर के बारे में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मार्जिनल फिजिकल MRP के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का क्या डिफरेंस है इन सभी के बीच, फिजिकल प्रोडक्टिविटी का क्या डिफरेंस है ये हम आपको समझा देते हैं। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है, अब आपको इसको समझना है ध्यान से। तो ध्यान से सुनिए, APP यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी और ARP यानी एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। तो APP और ARP के बीच कुछ मुख्य अंतर यह है कि APP क्या करता है कि उत्पादन की औसत मात्रा को दर्शाता है, जबकि ARP उस उत्पादन से मिलने वाली औसत आय को दर्शाता है। तो औसत भौतिक उत्पादकता का मतलब है, APP का क्या मतलब है, APP का मतलब है कि प्रति इकाई साधन, जैसे कि प्रति मजदूर कितना उत्पादन हो रहा है, जिसे कुल उत्पादन को कुल साधनों से विभाजित करके निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि 10 मजदूर 100 यूनिट उत्पादन अगर करते हैं तो APP क्या होगा, APP 10 यूनिट प्रति मजदूर होगा। दूसरी ओर हम बात करते हैं ARP का क्या मतलब है। तो ARP का मतलब है कि प्रति इकाई साधन से कितना आय प्राप्त हो रही है, जिसे कुल आय को कुल साधनों से विभाजित करके निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि यदि 100 यूनिट उत्पादन से 1000 रुपये की आय होती है तो ARP क्या होगा, ARP होगा 100 रुपये प्रति मजदूर होगा। इसीलिए APP भौतिक यूनिट होते हैं और जबकि ARP मौद्रिक रूप में होता है, यानी ये यूनिट के रूप में होता है और ये मनी के रूप में होता है। तो आसान भाषा में बोले तो APP हमें बताता है कि उत्पादन कितना उत्पादन हुआ और ARP हमें बताता है कि उससे कितनी कमाई हुई है। तो ये आपको एक लाइन में बस याद कर लेना है कि कितनी कमाई हुई है और कितना उत्पादन हुआ है। तो यही इन दोनों के बीच अंतर है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी आपको समझा चुके हैं, फिर भी हम आपको क्या करते हैं कि एक बार समझा देते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ये हमें बताता है कि उत्पादन में काम करने वाले हर साधन, तो उत्पादन में कौन कौन सी साधन काम करती है, तो जैसे कि श्रम, भूमि और पूंजी। तो उत्पादन में काम करने वाले हर साधन को उसकी योगदान के अनुसार ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई जोड़ते हैं, जैसे कि एक और अगर हम मजदूर को जोड़ते हैं, तो उत्पादन में जितना अतिरिक्त वृद्धि होता है, यानी एक्स्ट्रा जितना प्रोडक्शन होता है, उसी हिसाब से उसको पैसा मिलता है। ये हम आपको तो ऑलरेडी समझा चुके हैं। 5 मजदूर वाला हम आपको एग्जाम्पल समझाए थे, तो वही आपको याद रखना है। तो इसमें कंपनी क्या करती है कि फर्म तब तक किसी मजदूर को काम पर रखती है जब तक उसकी सीमांत उत्पादकता उसकी मजदूरी के बराबर न हो जाए, तब तक उसको काम पर रखती है। जैसे ही उत्पादन कम हो जाता है और वो कंपनी को नुकसान झेलना पड़ता है, तो क्या करती है कि लेबर को रखना
बंद कर देती है। अब अगला सवाल है कि व्हाट इज डेराइव डिमांड, यानी व्युत्पादित मांग किसे कहते हैं। तो डेराइव डिमांड का मतलब होता है कि ऐसी मांग जो सीधे खुद के लिए नहीं होती है बल्कि किसी दूसरी वस्तु की मांग के कारण पैदा होता है। यानी जब किसी चीज की जरूरत बढ़ती है तो उसे बनाने के लिए जिन साधनों की जरूरत होती है उनकी मांग भी अपने आप बढ़ जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डेराइव डिमांड कहते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर बाजार में कपड़े की मांग बढ़ रही है तो कपड़ा बनाने के लिए श्रमिक, मशीन और कच्चे माल की मांग भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे श्रमिक और मशीन की मांग सीधे उनके लिए नहीं है बल्कि कपड़ों की मांग के कारण उत्पन्न हुई है, इसीलिए इसे डेराइव डिमांड मांग कहा जाता है। तो इसी तरह उत्पादन के सभी साधनों को जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड की मांग डेराइव्ड होती है, यानी व्युत्पादित होती है क्योंकि वे उपभोक्ता वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। तो जब कपड़ा का डिमांड होगा तभी लेबर और मशीन का भी डिमांड होगा। तो उन लेबर और मशीन का जो डिमांड हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ है कि कंपनी को ज़रूरत है, बल्कि इस वजह से होता है कि क्योंकि कपड़ा का डिमांड हो रहा है ज़्यादा, इसीलिए लेबर और मशीन का भी डिमांड हो रहा है। तो आसान भाषा में आपको याद रखना है कि पहले वस्तु की मांग बढ़ती है, फिर उसे बनाने वाले साधनों की मांग बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डेराइव डिमांड बोलते हैं। अगला सवाल है कि एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ लेबर इन ए पार्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इसका क्या मतलब है कि किसी विशेष उद्योग में श्रम की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ लेबर कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला और मुख्य कारक मजदूरी है। यदि किसी उद्योग में मजदूरी अधिक मिलती है तो अधिक लोग वहां काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। इसका उल्टा अगर हम बोलें तो कम मजदूरी मिलने पर लोग उस उद्योग में काम करना क्या करते हैं, पसंद नहीं करते। अगर आपको एक कंपनी में ज़्यादा पैसा दिया जाएगा तो ज़्यादा आप क्या करेंगे कि उस कंपनी में काम करना पसंद करेंगे, लेकिन आपको कम पैसा दिया जाएगा तो आप वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसके अलावा कार्य की परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि काम का वातावरण सुरक्षित, साफ सुथरा और आरामदायक है, काम के घंटे भी अगर उचित हैं, तो लोग उस उद्योग में काम करने के लिए अधिक आकर्षित होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर वहाँ का वातावरण सुरक्षित है, साफ सुथरा जगह है, आरामदायक काम है, काम करने का घंटा भी अगर फिक्स किया गया है कि इतने से इतने बजे तक ही आपको काम करना है, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पर काम करना पसंद करेंगे। लेकिन यदि काम खतरनाक है और कठिन है तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि लेबर की कमी हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि शिक्षा और कौशल की कमी। तो लोग उद्योगों में विशेष तकनीकी ज्ञान या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल वही लोग वहाँ काम कर सकते हैं जिनके पास आवश्यक कौशल होगा, जिनके पास स्किल होता है, जिनके पास नॉलेज होता है, वही लोग इंडस्ट्री में काम कर पाते हैं। क्योंकि वहाँ पे मशीन उशीन चलाना होता है तो आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ साथ अन्य रोजगार के अवसर भी प्रभाव डालते हैं इसमें। यदि किसी व्यक्ति को दूसरे उद्योग में बेहतर वेतन या सुविधा मिलती है तो वहाँ वह चला जाएगा, जिससे पहले उद्योग में श्रम की पूर्ति घट जाती। मान लीजिए कि ये इंडस्ट्री है और ये भी है, इसमें अगर कम वेजेस मिलेगा, कम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर मजदूर को कम अगर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे काम कठिन है, खतरनाक काम है, तो लोग क्या करेंगे कि दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है और यहाँ पे काम भी सुरक्षित है, आरामदायक है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस कंपनी में लोगों की कमी हो जाती है, लेबर की कमी हो जाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सरकारी नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी और सोशल फैक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे न्यूनतम मजदूरी कानून, काम के घंटे या फिर महिलाओं की भागीदारी, ये सभी श्रम की उपलब्धता को प्रभावित कर देती है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया, हाउ इज इक्विलिब्रियम वेज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में समझा चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेंट जनरेशन, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वासी रेंट। तो क्वासी रेंट के बारे में हम आपको समझाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब है कि आधुनिक आभास लगान हमें यह बताता है कि कुछ साधनों को अल्पकाल, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में जो अतिरिक्त आय मिलती है उसे आभास लागन कहा जाता है। इसका कुछ कारण भी होता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि अल्पकाल में कुछ साधनों की पूर्ति फिक्स होती है, यानी उन्हें तुरंत बढ़ाया नहीं जा सकता है। जब ऐसे साधनों की मांग अचानक बढ़ती है तो उनकी आय भी क्या होती है कि बढ़ जाती है और अतिरिक्त आय आभास लगान कहलाने लग जाती है। तो इसी को हम अतिरिक्त आय आभास लगान कहते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में मशीनें पहले से लगी हुई है और उनकी संख्या तुरंत नहीं बढ़ाई जा सकती है। अब यदि बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वही मशीन ज़्यादा उत्पादन करके ज़्यादा आय देने लग जाती है। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है, उसमें क्या है, पहले से ही मशीन लगा हुआ है और अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कपड़ों का डिमांड ज़्यादा होने लग गया। तो अब ज़्यादा होने लग गया तो हमें ज़्यादा कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा कपड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि नया नया मशीन खरीदेंगे और मशीन लगाएंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुरंत हम मशीन उतना ज़्यादा नहीं खरीद सकते, उतना ज़्यादा मशीन नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं कि जो मशीन लगा हुआ है उसी मशीन से हम क्या करते हैं कि ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ज़्यादा कपड़ा बनाते हैं और वही मशीन क्या करती है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट दिला देती है। तो ये जो अतिरिक्त आय हमें मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम जो होता है इन मशीनों की वजह से, इसी को हम क्वासी रेंट कहते हैं। लेकिन यह आय स्थानीय नहीं होती है क्योंकि लॉन्ग रन में नई मशीन लाई जा सकती है, यानी पूर्ति बढ़ जाती है। जब पूर्ति बढ़ती है तो अतिरिक्त आय खत्म हो जाती है। तो शॉर्ट रन में ये चीज़ होता था, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है, दीर्घकाल में ऐसा नहीं होता है। दीर्घकाल में क्या होता है कि नई मशीन को लगा दिया जाता है और पूर्ति क्या होता है, इससे बढ़ जाता है और जब पूर्ति बढ़ जाता है तो अतिरिक्त आय जो एक्स्ट्रा इनकम आता है वो खत्म हो जाता है। तो चैप्टर 3 में बस यहीं तक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चैप्टर 3 में बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ तक था। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है रेंट। तो हिंदी में कहा जाता है लगान। तो लगान के बारे में भी आपको सिलेबस में दिया गया है। तो चैप्टर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है, डिफाइन करना है आपको रेंट के बारे में कि रेंट का मतलब क्या होता है। तो चैप्टर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया डिफाइन रेंट के बारे में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक रेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ ही समझ लेते हैं। तो रेंट का क्या मतलब होता है, लगान और आर्थिक लगान, लगान और आर्थिक लगान दोनों का क्या मतलब है। तो इकोनॉमिक में रेंट का सामान्य अर्थ होता है कि भूमि या किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के बदले मिलने वाला भुगतान ही क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन खेती के लिए देता है तो बदले में उसको पैसा मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। शास्त्रीय अर्थशास्त्र में इसे मुख्य रूप से भूमि से जोड़ा गया है क्योंकि भूमि सीमित होता है और हर जमीन की उत्पादकता अलग अलग होती है। तो आई होप कि आपको लगान का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि आर्थिक लगान का क्या मतलब होता है। तो आर्थिक लगान का मतलब है कि जो थोड़ा व्यापक और आधुनिक विचार है। आर्थिक लगान क्या है, व्यापक और आधुनिक विचार है। तो आर्थिक लगान का मतलब है कि किसी भी साधन, चाहे भूमि हो, श्रम हो या पूंजी हो, तो किसी भी साधन को उसकी न्यूनतम जरूरत से अधिक जो अतिरिक्त आय मिलती है वही आर्थिक लागन कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति या साधन को काम पर बनाए रखने के लिए जितना न्यूनतम आय चाहिए उससे भी ज़्यादा मिलता है, वही आर्थिक लगान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक मजदूर को काम पर रखने के लिए 500 रुपये रोज चाहिए, लेकिन उसे अगर 700 रुपये दिया जाता है तो 200 रुपये का क्या हुआ, उसका आर्थिक लगान हुआ। तो रेंट में और इकोनॉमिक रेंट में दोनों में क्या अंतर है, लगान और आर्थिक लगान में क्या अंतर है।
तो लगान का मतलब है कि मुख्य रूप से भूमि से जुड़ा हुआ भुगतान होता है, लेकिन आर्थिक लगान क्या है कि किसी भी साधन की अतिरिक्त आय से जुड़ा हुआ होता है। अब अगला सवाल है कि आर्थिक लगान और ठेके के लगान में क्या अंतर होता है। ये भी आपको समझना है कि इकोनॉमिक रेंट और कॉन्ट्रैक्ट रेंट में क्या अंतर है। तो आर्थिक लगान और ठेके का लगान दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं जिन्हें अक्सर विद्यार्थी आपस में मिला देते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि अलग अलग होता है। तो इकोनॉमिक रेंट के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे कि वह इकोनॉमिक रेंट क्या है कि वो अतिरिक्त आय है जो किसी साधन को उसकी न्यूनतम आवश्यक आय से अधिक प्राप्त होती है। यह एक थ्योरेटिकल अवधारणा है और यह हमें बताता है कि किसी साधन को वास्तव में उसकी जरूरत से अधिक कितना मिल रहा है। तो इसमें केवल शुद्ध अतिरिक्त आय को ही शामिल किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट रेंट की, तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब है कि वो वास्तविक राशि है जो भूमि या संपत्ति के उपयोग के लिए लिखित या मौखिक समझौता के आधार पर दी जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इसमें काम किया जाता है। आप सुने भी होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम किया गया है, ऐसा सुने भी होंगे। तो यह क्या करता है कि यह बाजार में तय किया गया भुगतान होता है जिसमें केवल शुद्ध लगान ही नहीं बल्कि कई अन्य तत्व भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आर्थिक लगान का क्या मतलब है कि ये केवल अतिरिक्त आय होता है और ठेके का लगान का मतलब है कि इसमें वास्तविक भुगतान होता है। तो यही अंतर है इन दोनों में। तो इसी प्रकार आर्थिक लगान और ठेके का लगान एक जैसा नहीं है, एक सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा क्या है कि वास्तविक समझौते पर आधारित होता है। अब अगला सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल लैंड एंड सुप्रा मार्जिनल लैंड। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी आपको जानना है कि सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि का अंतर उत्पादन क्षमता और लगान प्राप्ति के आधार पर समझा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिनल लैंड की। तो इसका क्या मतलब है, सीमांत भूमि का क्या मतलब है कि वह भूमि होती है जो उत्पादन की दृष्टि से सबसे कम उपजाऊ होती है। तो इस भूमि पर जो उत्पादन होता है वह केवल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होता है, यानी उसकी लागत के बराबर होता है। इसीलिए इस भूमि से कोई अतिरिक्त आय या लगान प्राप्त नहीं होता है। इसे शून्य लगान वाली भूमि भी कहा जाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें सुप्रा मार्जिनल लैंड की, यानी अधिसीमांत भूमि की अगर हम बात करें, तो इसका मतलब है कि इसमें वह भूमि होती है जो सीमांत भूमि की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। तो इस भूमि पर उत्पादन लागत से अधिक होता है जिससे अतिरिक्त आय उत्पन्न भी होती है। तो यही अतिरिक्त आय लगान कहलाती है। तो सरल भाषा में और एक लाइन में आपको याद रखना है कि सीमांत भूमि का मतलब है कि इसमें क्या होगा कि उपजाऊ कम होगा और लगान इसमें बिल्कुल जीरो होगा, लगान आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें अधिसीमांत भूमि की, तो इसमें क्या होता है कि उपजाऊ भी ज़्यादा होता है और लगान भी अधिक होता है। तो बस यही अंतर इस दोनों में होता है, एक ही लाइन में बस आपको याद रख लेना है। अब अगला सवाल है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो अब आपको ये भी बताना है। तो आपको ये समझिए कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान केवल भूमि तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी उत्पादन साधनों पर लागू होती है। तो उनके अनुसार लगान उत्पन्न होने के पीछे कुछ कारण भी होता है जो कि हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि साधन की दुर्बलता यानी स्कार्सिटी। जब किसी उत्पादन साधन की आपूर्ति सीमित होती है लेकिन उसकी मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत या आय बढ़ जाती है, जिसे लगान कहा जाता है। और दूसरा कारण दिया गया है इनइलास्टिसिटी यानी लोचदार। तो इसका मतलब है कि कुछ साधनों जैसे कि भूमि की आपूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती है, इसीलिए जब मांग बढ़ती है तो उनका उपयोग मूल्य बढ़ जाता है और अतिरिक्त आय उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण दिया गया है डिफरेंसेस इन प्रोडक्टिविटी यानी साधनों की विभिन्नता उत्पादकता।
इसका मतलब है कि सभी भूमि या साधन समान रूप से उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ भूमि क्या करते हैं कि अधिक उपजाऊ होते हैं तो कुछ कम उपजाऊ होते हैं, तो यही अंतर ही लगान उत्पन्न कर देता है। चौथा कारण आपको बताया गया है कि इंक्रीज इन डिमांड भी होता है, यानी मांग में वृद्धि भी होता है। तो जब उत्पादन साधनों की मांग बढ़ती है तो उनके उपयोग का मूल्य भी बढ़ जाता है और अतिरिक्त आय उत्पन्न होने लग जाती है। आसान भाषा में हम आपको बताएं तो लगान इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि संसाधन सीमित है, उनकी आपूर्ति स्थिर है और उनकी उत्पादकता भी अलग अलग होती है। तो इसी प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगान एक सामान्य आर्थिक घटना है जो केवल भूमि तक ही सीमित नहीं है बल्कि सभी उत्पादन साधनों पर भी लागू होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई नो कि आप सभी को बोरिंग जैसा फील हो रहा है कि कुछ आपको नया नया लग रहा होगा, नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है कि एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को पीछे कर करके सुनना है ध्यान से, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जब मैं बीए में थी तब मेरे को भी ऐसे ही दिक्कत होता था समझने में, पर मैं भी ऐसे ही करती थी कि बार बार वीडियो को पीछे करके ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ती थी, तभी जा कर के समझ में आता था। तो आपको भी यही ट्रिक अपनाना है। तो अब हम बात करेंगे डेविड रिकार्डो की। तो कंपेयर डेविड रिकार्डो थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे रिकार्डो के बारे में। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो लगान के सिद्धांत को समझने के लिए दो प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाया गया है। एक है शास्त्रीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है डेविड रिकार्डो का सिद्धांत, और दूसरा है आधुनिक अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोनों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं भी पाई गई हैं और दोनों में कुछ अंतर भी है। तो रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार लगान केवल भूमि से संबंधित होता है। यह भूमि की उर्वरता में अंतर और घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न के नियमों के कारण उत्पन्न होता है। तो इसमें सीमांत भूमि यानी मार्जिनल लैंड पर कोई लगान नहीं होता है, जबकि उससे बेहतर भूमि पर अतिरिक्त उत्पादन के कारण लगान मिलता है। तो ये जो सिद्धांत है मुख्य रूप से कृषि भूमि पर आधारित होता है और आपूर्ति को स्थिर मानता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें आधुनिक सिद्धांत की, तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान केवल भूमि तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह भी उत्पादन साधनों पर लागू होता है। तो ये किस पे लागू होता है? ये लागू होता है श्रम पे, पूंजी पे और उद्योग पे। तो इसमें लगान को एक अतिरिक्त आय यानी सरप्लस के रूप में देखा जाता है, जो किसी साधन को उसकी अवसर लागत से अधिक प्राप्त होती है। तो आधुनिक सिद्धांत में मांग, आपूर्ति और साधन की जांच को अधिक महत्व दिया जाता है। तो अब आपको अगर याद रखना है, आई नो कि ये पूरा आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक लाइन में आपको बस याद रख लेना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो रिकार्डो का सिद्धांत क्या कहता है कि केवल भूमि और प्लस में उर्वरता का अंतर होता है और सीमांत भूमि की अवधारणा भी होती है। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक सिद्धांत की, तो इसमें क्या होता है कि सभी साधन का उपयोग होता है, अवसर लागत भी होता है और मांग आपूर्ति का प्रभाव भी होता है इसमें। तो रिकार्डो का सिद्धांत केवल भूमि पर लागू होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत सभी साधनों पर लागू होता है। तो रिकार्डो का सिद्धांत में घटते प्रतिफल पर जोर है, जबकि आधुनिक सिद्धांत अवसर लागत पे जोर देता है। तो रिकार्डो का दृष्टिकोण सक्रिय है, जबकि आधुनिक सिद्धांत का दृष्टिकोण व्यापक और अधिक यथार्थवादी होता है। तो आधुनिक सिद्धांत में भूमि को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। आवास लगान से आप क्या समझते हैं? तो क्वासी रेंट के बारे में हम आपको थोड़ी देर पहले भी समझाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपको यहाँ पे लॉन्ग में क्वेश्चन दिया गया कि डिफाइन करना है आपको रेंट के बारे में। तो रेंट के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, सरप्लस के बारे में भी अभी हम आपको पढ़ाए हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर अर्निंग के बारे में भी हम आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। रिकार्डियन का थ्योरी भी आप समझ चुके हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट ये भी हो चुका है, समझा चुके हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको, क्योंकि लॉन्ग में भी आपको एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लेना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट में देख लिए तो हो गया, ऐसा नहीं करना है, लॉन्ग में भी आपको देखना पड़ेगा।
कि लॉन्ग में भी क्या क्या लिखना है, क्योंकि शॉर्ट में तो बस हम एक लाइन में समझ लेते हैं कि क्या क्या है, लेकिन लॉन्ग में तो आपको बहुत सारा चीज़ समझाया जाता है, इसीलिए लॉन्ग में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉन्ग शॉर्ट में आप दोनों में आप खुद भी नोटिस कर रहे होंगे कि लॉन्ग में भी कुछ क्वेश्चन और शॉर्ट में भी काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन ही पूछा गया है। बस यही किया जाता है कि क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ करके छोटा कर दिया जाता है, बाकी सवाल तो वही है, बस तोड़ तोड़ करके छोटा करके पूछा जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ, इंटरेस्ट। तो अब अगला चैप्टर है आपका ब्याज। तो आपको ब्याज के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का भी आपको एक बार पढ़ लेना है। तो इसका कहने का मतलब है कि ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण केवल एक कारण से नहीं होता है, बल्कि यह मांग और आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई दोनों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित किया जाता है। तो इस सिद्धांत को सामान्यतः लोनेवल फंड थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लोनेवल फंड थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर वह बिंदु होती है जहां ऋणायोग कृषि की मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है, यानी सप्लाई और डिमांड क्या हो जाता है इसमें कि दोनों बराबर हो जाता है, अर्थात जहां संतुलन स्थापित हो जाता है। तो जब सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा कि संतुलन स्थापित हो जाता है यहाँ पे। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड, इसका लोनेबल फंड का क्या मतलब है? तो ऋण योग कृषि की मांग मुख्यतः निम्न कारण की वजह से होती है। पहला कारण आपको दिया गया है यहाँ पे निवेश, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, कंजप्शन के लिए होता है और संचय या जमाखोरी के लिए भी होता है। तो जब निवेश बढ़ता है तो ऋण की मांग बढ़ती है और ब्याज दर भी बढ़ जाती है। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का क्या मतलब होता है? तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का मतलब होता है कि ऋण योग कोष की आपूर्ति के कुछ मुख्य स्रोत भी होते हैं, जिसमें से आपका दिया हुआ है नाम बचत यानी सेविंग, बैंक ऋण और बैंकिंग प्रणाली होता है और होता है नई मुद्रा सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन। तो जब बचत अधिक होता है तो बाजार में ऋण योग कोष बढ़ जाता है और ब्याज दर कम हो जाती। तो अगला सवाल है जो कि शॉर्ट में पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है कि एक्सप्लेन इंटरेस्ट एंड प्योर इंटरेस्ट। तो ब्याज एवं शुद्ध ब्याज की व्याख्या कीजिए। तो दोनों के बारे में जाना है। तो ब्याज के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि ब्याज वह भुगतान होता है जो पूंजी के उपयोग के बदले दिया जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी से धन उधार लेता है तो वह मूलधन के साथ एक अतिरिक्त राशि भी देती है, जिसे ब्याज कहा जाता है। और अगर हम बात करें शुद्ध ब्याज की यानी प्योर इंटरेस्ट की, तो इसका मतलब है कि वह वास्तविक आय है जो केवल पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त होती है। तो इसमें किसी प्रकार का जोखिम यानी रिस्क और प्रशासनिक खर्च, बीमा या अन्य कोई जो तत्व होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो शुद्ध ब्याज केवल पूंजी की उत्पादकता और उसके उपयोग के बदले मिलने वाला प्रतिफल होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ब्याज का मतलब है कि कुल भुगतान जिसमें कोई तत्व हो सकते हैं, कोई तत्व शामिल हो सकते हैं। और शुद्ध ब्याज का मतलब है कि केवल पूंजी के उपयोग का वास्तविक प्रतिफल होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस इंटरेस्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो ग्रॉस इंटरेस्ट का क्या मतलब है? तो ग्रॉस इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वह कुल राशि है जो एक बोरोवर, जिसको हिंदी में कहा जाता है उधारकर्ता, जिसे हम उधार लेते हैं उसको कहा जाता है उधारकर्ता। तो उधारकर्ता किसी ऋणदाता यानी लेंडर, ऋणदाता को इंग्लिश में लेंडर कहा जाता है। तो ऋणदाता को पूंजी के उपयोग के बदले देता है। तो ग्रॉस इंटरेस्ट का क्या मतलब हो गया कि वह कुल राशि है जो एक उधारकर्ता किसी ऋणदाता को पूंजी के उपयोग के बदले देता है। तो इसमें केवल शुद्ध ब्याज ही नहीं होता है बल्कि कई प्रकार के खर्च और प्रतिफल भी इसमें शामिल होता है। तो कुल ब्याज के कुछ तत्व है जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है पॉइंट वाइज। तो सबसे पहला है प्योर इंटरेस्ट, उसके बाद है रिस्क प्रीमियम और उसके बाद है मैनेजमेंट कॉस्ट। तो प्योर इंटरेस्ट का मतलब है कि यह पूंजी के उपयोग के बदले मिलने वाला वास्तविक प्रतिफल होता है जिसमें कोई अन्य खर्च शामिल
इसमें नहीं होता है। अगर हम बात करें रिस्क प्रीमियम की, तो उधार देने में हमेशा धन डूबने या न मिलने का खतरा भी होता है। तो इस खतरे के बदले जो अतिरिक्त भुगतान दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जोखिम प्रीमियम। इसी को हम जोखिम प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रबंधन या प्रशासनिक खर्च का क्या मतलब है कि ऋण देने और उसकी निगरानी करने में जो खर्च आता है, जैसे कि रिकॉर्ड रखना या फिर वसूली करना, तो वह भी कुल ब्याज में शामिल कर लिया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट कॉस्ट। अब चौथा पॉइंट भी इसमें दिया गया है, असुविधा का प्रतिफल। तो इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपना धन उधार देता है तो उसे अपने धन के उपयोग में असुविधा होती है, तो इस असुविधा के बदले जो भुगतान मिलता है उसे असुविधा का प्रतिफल कहा जाता है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब होता है? तो लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है कि वह आर्थिक स्थिति है जिसमें ब्याज दर बहुत कम होता है, मतलब लगभग शून्य के निकट हो जाता है। तो आगे लिखा गया है कि लोग अपने धन को निवेश करने के बजाय कैश के रूप में अपने पास रखना अधिक सुरक्षित या लाभदायक समझते हैं। तो इस स्थिति में जो होता है कि केंद्रीय बैंक यदि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा भी दे तो उसका प्रभाव ब्याज दर को और घटाने का निवेश बढ़ाने पर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अतिरिक्त धन को खर्च या निवेश करने के बजाय जमा करके रखते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश और उत्पादन में वृद्धि नहीं होता है। लोनेबल फंड थ्योरी का क्या मतलब है? ये इस पर हम लॉन्ग क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ब्याज निर्धारण का एक आधुनिक सिद्धांत है। लोनेबल फंड क्या है कि ब्याज निर्धारण का एक आधुनिक सिद्धांत है। तो इसके अनुसार ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां ऋण देने योग्य कोष, जिसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है लोनेबल फंड। तो ऋण देने योग्य कोष की मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है। इसी संतुलन बिंदु पर बाजार में ब्याज दर तय किया जाता है। तो इस सिद्धांत में ये हम माना जाता है इसमें कि अर्थव्यवस्था ब्याज दर मुख्य रूप से बचत, निवेश और मुद्रा बाजार की गतिविधियों के परस्पर प्रभाव से निर्धारित होती है। तो ये जो सिद्धांत है बचत, निवेश, बैंकिंग व्यवस्था और मुद्रा सृजन को एक साथ जोड़ करके ब्याज निर्धारण को समझाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको। तो यहाँ पे सबको समझना है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऋण योग्य कोष का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो लोग उधार लेने और देने के लिए बाजार में उपलब्ध कराते हैं। तो इसी पैसे की मांग और आपूर्ति के ब्याज दर तय की जाती है। ये आपको याद रखना है। लोनेबल फंड का यही मतलब होता है। अब आपको समझना है इसका डिमांड के बारे में। डिमांड फॉर लोनेबल फंड, ये हम लॉन्ग में भी अभी तुरंत थोड़ी देर पहले समझाए हैं आपको कि ऋण योग्य कोष की मांग के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिमांड। इसका मतलब होता है कि व्यापारी और उद्योगपति मशीन, फैक्ट्री, दुकान लगाने के लिए जो पैसा उधार लेते हैं उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी निवेश करते हैं। और दूसरा है कंजप्शन लोन। इसका मतलब है कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत जरूरतों जैसे कि घर, गाड़ी, शिक्षा, इन सभी के लिए क्या करते हैं कि उधार लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उपभोग। और तीसरा है संचय। इसका मतलब है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग पैसा अपने पास नकद के रूप में रखना चाहते हैं, इसके लिए भी उन्हें धन की आवश्यकता होती है। तो ये 3 चीज़ था डिमांड, लोनेबल डिमांड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ था। और अब हम पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में। तो ऋण भोग कोष की पूर्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन सा है उसके बारे में भी हम जानेंगे, यानी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। सबसे पहला पॉइंट है इसमें होता है बचत। तो बचत का क्या मतलब है कि घर, परिवार या फिर अपनी आय का जो हिस्सा हम बचाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तो वही सबसे बड़ा स्रोत होता है बचत का। अब दूसरा पॉइंट है बैंक ऋण। बैंक ऋण यानी इंग्लिश में कहा जाता है बैंक क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि बैंक लोगों को जो ऋण देते हैं वह भी बाजार में
ऋण योग कोष बढ़ाता है। मुद्रा सृजन का मतलब है कि बैंकिंग प्रणाली के द्वारा नया पैसा भी पैदा होता है जिससे आपूर्ति बढ़ जाती है। असंचय का मतलब है कि जब लोग अपने पास रखा हुआ नकद पैसा खर्च या निवेश करते हैं तो वह भी आपूर्ति में जुड़ जाता है। तो असंचयन का मतलब यहाँ पे यही होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार समझा देते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि जिसमें इंसान क्या करता है कि अपनी संपत्ति को नकद यानी कैश या आसानी से नकद में बदली जाने वाली रूप में रखना पसंद करते हैं, उसी को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। यानी लोग पैसा अपने पास इसीलिए रखते हैं क्योंकि नकद सबसे अधिक तरल होता है और इसे तुरंत उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं कि लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगला कोई इंसान है जिसको आपको पेमेंट करना है, उसके पास अगर यूपीआई का सुविधा नहीं है तो आप क्या करेंगे उस वक्त? तो आपको कैश का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बताएगा लिक्विडिटी का मतलब कि कैश जो होता है ये सबसे अच्छा मेथड होता है लेन देन करने के लिए। तो दैनिक खर्च जैसे कि भोजन, कपड़े, यात्रा, इन सभी चीज़ के लिए हमें नकद की ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर जगह यूपीआई काम नहीं आ सकता है, तो नकद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि नकद सबसे अच्छा और अधिक तरल होता है, यानी लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो अब अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पॉइंट वाइज दिया गया है। ये आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि अभी हम आपको तुरंत इसके बारे में समझा चुके हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के इस क्लास का लास्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। तो लाभ के बारे में भी आपको पढ़ना था, तो इसके बारे में भी हम क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग में सारा पढ़ेंगे और जो भी शॉर्ट में दिया गया है वो आपको खुद ही रीड कर लेना होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो इनोवेशन का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है नवप्रवर्तन। तो नवप्रवर्तन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि नई चीज़ें बनाना नहीं है इसका मतलब है कि नई चीज़ें बनाना नहीं बल्कि नई मशीन लगाना, नया तरीका अपनाना, नया प्रोडक्ट बनाना, नया मार्केट ढूंढना, यानी बिजनेस में कुछ अलग करना या नया करना ही क्या कहलाता है? इनोवेशन कहलाता है। तो इसमें लाभ कैसे मिलता है? तो जब कोई उद्यमी नया काम करता है तो उसके पास कंपटीशन कम होता है, वह कम लागत में उत्पादन करता है और बहुत ज़्यादा कीमत पर बेच सकता है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है, यानी अतिरिक्त लाभ हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपने नई मशीन लगा दी और बाकी लोग पुराने मशीन से ही काम कर रहे हैं, तो आपका खर्च कम होगा और आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आपको रीड करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ तक आपको इसमें लिखना है। दूसरा क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तीसरा क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस क्वेश्चन में जो भी लिखा गया है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र में प्रॉफिट को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिया गया है, जिसमें से प्रमुख है रिस्क थ्योरी, अनसर्टेनिटी, इनोवेशन, डायनेमिक और मोनोपोली थ्योरी। तो ये 5 तरीके का थ्योरी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इन थ्योरी की मदद से ही हम लाभ के प्रमुख सिद्धांत को समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है इनोवेशन थ्योरी। ये दिया गया है जोसेफ स्किम्टर के द्वारा दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे लिखा गया है रिस्क थ्योरी, ये दिया गया है FV हॉले के द्वारा ये दिया गया था, HAWLEY, इनके द्वारा ये रिस्क थ्योरी दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और थ्योरी का नाम दिया गया है मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ बताया गया है। इनोवेशन थ्योरी के बारे में बताया गया है, फिर इसकी कुछ कमियां के बारे में बताया गया है, उसके बाद आपको रिस्क थ्योरी के बारे में भी बताया गया है। तो ये आपको यहाँ तक लिख लेना है इसका आंसर।
तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हम आपको दे दे रहे हैं। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में लिखा गया है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या अंतर है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। वो परफॉर्म द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो ये एफ.बी. हॉले के द्वारा दिया गया है। रिस्क थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो एफ.बी. हॉले, अभी तुरंत हम आपको बता दिए थे। अनसर्टेनिटी बर्निंग थ्योरी, इसमें भी आपको आंसर बस ये हिंदी वाले बच्चे बस इतना ही लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे बस ये लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। ये है क्वेश्चन, यहाँ तक आंसर लिखना है आपको। नव प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इनोवेशन का मतलब भी हम आपको समझा चुके हैं, तो इनोवेशन का भी आंसर आपको बस इतना लिखना है। तो जितना भी क्वेश्चन आंसर था चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 7 तक वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई नो कि हम आपको थोड़ा जल्दी समझा दिए हैं, तो पता नहीं आप सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है, लेकिन टाइम बहुत कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो एक एक चीज़ हम आपको अच्छे तरीके से समझा देते। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को कमेंट में टाइप कर देना है और पूछ लेना है, वहाँ पर समझा देंगे आपको। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, क्योंकि ये मैराथन क्लास है तो काफ़ी टाइम लग चुका है और काफ़ी लेट भी हो चुका है वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए रेगुलर क्लास नहीं ले पाते। बाकी 4th सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं वो कमेंट में अपना एग्जाम का डेट बता देंगे और सब्जेक्ट बता देंगे कि उनको कौन सा क्लास चाहिए, और 5th सेमेस्टर के बच्चे भी यही चीज़ करेंगे। बाकी सारा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के चेक कर लेना है और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।